स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। अस्ति पुनः स्वागतं तत्र भवतां भवतीनां च रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे। एतावता अस्माकं पाठशृङ्खलायां रसगङ्गाधरस्य प्रथमाननस्य पाठः प्रावर्तत। इह नाम अद्यतनपाठात् वयं द्वितीयाननस्य विमर्शं प्रारभामहे। तर्हि तत्र अयम् आदिमः पाठः अस्ति द्वितीयाननस्य। पश्यामः। अथ संलक्ष्यक्रमध्वनिर्निरूप्यते। अथ नाम तत्र अथ शब्दस्य प्रयोगः बहुषु अर्थेषु भवति प्रश्नादिषु। तत्र आनन्तर्यम् इति अन्यतमः अर्थः अस्ति अथ शब्दस्य। तर्हि अत्र अथ शब्दः आनन्तर्यार्थकः। अथ नाम असंलक्ष्यक्रमध्वनिम् अविधाय इदानीं तदनन्तरम् अर्थात् असंलक्ष्यक्रमध्वनेरनन्तरं संलक्ष्यक्रमध्वनेः निरूपणम् आयाति। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से संलक्ष्यक्रम जो व्यंग्य है उसका निरूपण करेंगे। ठीक है, प्रथमानन की जो समाप्ति हुई थी उसमें असंलक्ष्यक्रम जो व्यंग्य था उसी का निरूपण किया था, सांग उसका निरूपण कर दिया था। ठीक है, तो निरूप्यते सच तावत् द्विविधः शब्दशक्तिमूलः अर्थशक्तिमूलश्च। वो जो स नाम संलक्ष्यक्रमध्वनि ही, वह जो संलक्ष्यक्रमध्वनि है वह दो प्रकार का होता है। यहाँ पर अन्य ग्रंथों में उसके तीन भी प्रकार देखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर वो दो ही प्रकार का होता है मूल रूप से। एक तो शब्द शक्ति मूल और दूसरा अर्थ शक्ति मूल। ठीक है, तो इसको ग्रंथांतरों में शब्द शक्त्युद्भव और अर्थ शक्त्युद्भव भी कहा गया है। एवं शब्द शक्ति मूलः अर्थात शब्द शक्त्युद्भवः अर्थ शक्त्युद्भवश्च द्विविधः संलक्ष्यक्रमध्वनिर्भवति। ठीक है, तत्र अर्थात तयोः आद्यः अर्थात शब्द शक्ति मूलः द्विविधः भवति। वहां पर जो शब्द शक्ति मूल ध्वनि है उसके दो भेद होते हैं। व्यंग्यस्य वस्तुत्व अलंकारत्वाभ्याम, है ना, वस्तुत्वेन अलंकारत्वेन च द्वैविध्यात्। व्यंग्य जो होता है अर्थ शब्द शक्ति मूल ध्वनि में, वह व्यंग्य अर्थ दो प्रकार का होता है, कभी वस्तु रूप कभी अलंकार रूप। और नारायण, जब आपको प्रथमानन में असंलक्ष्यक्रम ध्वनि का निरूपण के प्रस्ताव में बताया था कि ध्वनि सामान्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं ना काव्यशास्त्र में, रसादि, वस्तु और अलंकार। तो असंलक्ष्यक्रम व्यंग्यता जो होती है वो केवल रसादि ध्वनि में ही हो सकती है, वस्तु और अलंकार में असंलक्ष्यक्रम व्यंग्यता नहीं हो सकती। ठीक है, तो वे संलक्ष्यक्रम व्यंग्य होते हैं। तो उसी का यहाँ पर आपको अवस्मृति करनी है कि शब्द शक्ति मूल ध्वनि जो होता है संलक्ष्यक्रम का भेद वह दो प्रकार का होता है, क्योंकि व्यंग्य जो अर्थ है वो भी दो प्रकार का होता है, वस्तु रूप और अलंकार रूप। ठीक है, तो वस्तु व्यंग्यः अलंकार व्यंग्यः इत्थं द्विविधः भवति। शब्द शक्ति मूलः संलक्ष्यक्रमध्वनिः। ठीक है, द्वितीयोपि अर्थात अर्थशक्ति मूलोपि, है ना, आर्थी जो व्यंजना है वो भी दो प्रकार की है, माने अर्थशक्ति मूल ध्वनि है। ठीक है, द्वितीयोपि वस्तुअलंकारात्मना लोक सिद्धेन। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप, अर्थशक्ति मूल जो ध्वनि होगा, अब यहाँ पर अर्थ की बात आ गई ना, तो आपको व्यंजक अर्थ बनेगा। तो जो व्यंजक अर्थ होता है वहां पर वह अर्थ
दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब व्यंजक अर्थ बन रहा है तो अर्थशक्ति मूलक ध्वनि जो होगा वह व्यंजक के भेद से भी उसमें भेद आएंगे। वही बोलते हैं द्वितीयोपि अर्थात अर्थशक्ति मूलोपि वस्तुअलंकारात्मना, वस्तुआत्मना अर्थात वस्तुरूपेण आत्मशब्दस्य प्रयोगः अत्र स्वरूपार्थे अस्ति, अतः वस्तुस्वरूपेण अलंकारस्वरूपेण च सह व्यंजकः अर्थः द्विविधः भवति। ठीक है, तो पहले वस्तु रूप होता है और अलंकार रूप होता है व्यंजक अर्थ, ठीक है, जिससे व्यंग्यार्थ की उत्पत्ति होने वाली है। तो अभी आप व्यंजक अर्थ को ध्यान में लीजिए, तो तभी उसी को लेकर के बोल रहे हैं अर्थ शक्ति मूल संलक्षक क्रम ध्वनि ही। ठीक है, तो वह जो व्यंजक अर्थ है उसके दो प्रकार से विचार कीजिए, एक तो उसकी प्रकृति क्या है और एक इसका स्वरूप क्या है। ठीक है, तो स्वरूप तो उसका होगा वस्तु रूप या अलंकार रूप, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी होगी तो लोक सिद्ध। ठीक है, अर्थात काव्य में व्यंजक बनने वाला अर्थ ऐसा अर्थ होगा जो लोक में सिद्ध होगा, अर्थात लोक प्रमाण से जो सिद्ध होगा। आप लोग देखते हैं काव्य में बहुत सारे अर्थ ऐसे होते हैं जो लोक में बोधगम्य नहीं होते। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अर्थ होते हैं काव्य में, ऐसे अर्थों को कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध कहा जाता है, लेकिन जो अर्थ लोक प्रमाण से भी सिद्ध है उस अर्थ को कहते हैं लोक सिद्ध अर्थ। तो लोक शब्द का प्रयोग यहां पर प्रमाण के अर्थ में है कि लोक प्रमाण से जो सिद्ध हैं, ऐसे अर्थ को कहेंगे लोक सिद्ध अर्थ। ठीक है, जैसे लोक में चंद्रमा की शीतलता प्रसिद्ध है। ठीक है, शीतदायकत्व प्रसिद्ध है चंद्रमा का। अगर यही शीतदायकत्व काव्य में वर्णित हो तो यह अर्थ कहलाएगा लोक सिद्ध अर्थ। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं काव्य में चंद्रमा में ऊष्मादायकत्व भी आ जाता है कभी, है ना, दाहकत्व भी आ जाता है चंद्रमा में, चंद्र ज्योत्सना में। तो वह जो अर्थ है वो लोक सिद्ध नहीं है, क्योंकि लोक में ऐसा नहीं देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को चंद्रमा जला रहा है। दाहकत्व जो है या ऊष्मादायकत्व जो है वह तो सूर्य का प्रसिद्ध है। तो ऐसा अर्थ अगर हम काव्य में देखते हैं तो उस अर्थ को कहते हैं कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, क्योंकि कवि की जो निर्मिति होती है वह कवि प्रतिभेतर कारण के अधीन नहीं होती, कारण के पराधीन नहीं होती। कवि प्रतिभा से इतर कोई कारण की अपेक्षा कवि की सृष्टि में नहीं होती है। तो जैसा कवि अपनी सृष्टि को बनाना चाहता है वैसा बनाने के लिए मुक्त होता है कवि। ठीक है, अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति ही, है ना, यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। तो आपने पढ़ा ही है वो। तो इस प्रकार के अर्थ को कहते हैं हम कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ। तो अर्थ शक्ति मूल ध्वनि जब होगा संलक्षक क्रम का भेद, तो उसमें लोक सिद्ध जो अर्थ है उसके भी दो स्वरूप होंगे, वो वस्तु रूप होगा या तो अलंकार रूप होगा। अभी देखिए व्यंजक अर्थ की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। वह जो व्यंजक अर्थ है, लोक सिद्ध जो अर्थ है, लोक सिद्ध प्रकृति वाला जो अर्थ है वो दो प्रकार का होगा, वस्तु रूप और अलंकार रूप। ठीक है, तो वस्तु रूपः लोकसिद्धः व्यंजकः अर्थः एकः, अलंकार रूपः लोकसिद्धः व्यंजकोर्थः द्वितीयः। ठीक है, उसी प्रकार से तथा भूतेनैव, उसी प्रकार से माने तथा भूतेनैव माने वस्तु अलंकारात्मना, उसी प्रकार से वस्तु और अलंकार रूप जब होगा अर्थ तो उसकी दूसरी प्रकृति होगी प्रतिभा मात्र निवर्तित। कई अर्थ ऐसे होते हैं कविता में जिन अर्थों की उपलब्धि लोक में नहीं होती। ठीक है, अर्थात लोक प्रमाण से उनका लाभ नहीं होता, वो कवि की प्रतिभा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो तथा भूते नैव, तो तथा भूत शब्द का अर्थ है यहां पर वस्तु अलंकारात्मना एव,
अर्थेन किम भूतेन प्रतिभा मात्र निवर्तितेन, कवि की प्रतिभा मात्र से जो बनाया गया है। तो प्रतिभा मात्र माने प्रतिभया एव निवर्तितः, प्रतिभा मात्र निवर्तितः, जिसमें कवि की प्रतिभा से अतिरिक्त कोई कारणांतर की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, ऐसा जो अर्थ होता है वह भी दो प्रकार का होगा काव्य में। कौन कौन से? तो वस्तु रूप और अलंकार रूप। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आपके पास व्यंजक अर्थ दो हैं, एक तो लोक सिद्ध व्यंजक अर्थ है और एक कवि प्रतिभा मात्र निवर्तित, जिसको आप कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ भी कहते हैं। मठादियों ने उसको कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध माना है। ठीक है, कवि प्रतिभा निष्पन्न भी कहते हैं कुछ आचार्य। तो इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है, ये पर्याय विशेष हैं। ठीक है, कवि प्रतिभा निष्पन्न, प्रतिभा मात्र निवर्तित अथवा कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, दूसरा अर्थ ये होता है। अब इन दोनों ही अर्थों में दो दो भेद होंगे, वस्तु रूप और अलंकार रूप। तो अब आप देखिए, आपके पास व्यंजक अर्थ हो गए 4। ठीक है, संलक्षक क्रम ध्वनि के द्वितीय भेद जो है अर्थशक्ति मूल, उसमें आपके पास 4 व्यंजक अर्थ हो गए। ठीक है, अभी ध्वनि का भेद नहीं कर रहे हैं, व्यंजकों का भेद कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो व्यंजक 4 हो गए। कौन कौन से हो गए? तो देखिए, वस्तु रूप लोक सिद्ध, अलंकार रूप लोक सिद्ध। ठीक है, प्रतिभा मात्र निवर्तित वस्तु रूप, प्रतिभा मात्र निवर्तित अलंकार रूप। एवं आहत्य चत्वारो व्यंजकोर्थाः एतावता समजायन्त। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एवं च व्यंजकेन अर्थेन आपन्न चातुर्विध्येन व्यंजकेन अर्थेन, है ना, 4 प्रकार के जो व्यंजक अर्थ हैं उनके द्वारा चतुर्विधेन वस्त्वलंकारात्मनः। अब ध्यान दीजिए, यह जो 4 व्यंजक हैं इनसे भी प्रत्येक से 2 अर्थ व्यंग्य होंगे। ठीक है, वस्तु और अलंकार रूप। ठीक है, तो 4 व्यंजकों से अगर प्रत्येक व्यंजक से 2-2 अर्थ व्यंग्य हो रहे हैं, वस्तु रूप और अलंकार रूप, तो कितने व्यंग्यार्थ हो जाएंगे? 8। ठीक है, क्योंकि 4 व्यंजक हैं, प्रत्येक व्यंजक से 2 व्यंग्य होंगे, वस्तु और अलंकार, तो 8 व्यंग्य हो जाएंगे आपके पास। वो 8 व्यंग्य कौन कौन से होंगे? तो उनका एक बार परिगणन सुन लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं पाठ में। देखिए, वस्तु रूपेण कविसिद्धेन अर्थेन वस्तु व्यंग्यः, वस्तु रूपेण कविसिद्धेन अर्थेन अलंकार रूपः, अलंकार व्यंग्यः। ठीक है, अलंकार रूपेण लोकसिद्धेन अर्थेन वस्तु रूपः, अलंकार रूपेण लोकसिद्धेन अर्थेन अलंकार रूपः व्यंग्यार्थः। एवं 4 व्यंग्यार्थः, ऐसे 4 हो गए लोक सिद्ध के। अब आइए, प्रतिभा मात्र निवर्तितेन वस्तु रूपेण वस्तु व्यंग्यः, प्रतिभा मात्र निवर्तितेन वस्तु रूपेण अलंकार व्यंग्यः, प्रतिभा मात्र निवर्तितेन अलंकार रूपेण व्यंजकेन वस्तु व्यंग्यः, प्रतिभा मात्र निवर्तितेन अलंकार रूपेण अलंकार व्यंग्यः। एवं 4 भेदाः कवि प्रतिभा मात्र निवर्तितस्य व्यंजकार्थस्य तथैव 4 अर्थाः लोकसिद्धस्य व्यंजकार्थस्य संपद्यन्ते। एवं आहत्य 8 भेदाः अर्थशक्तिमूलध्वनेः संलक्ष्यक्रमस्य यः भेदः अस्ति अर्थशक्तिमूलध्वनिः तस्य ध्वनेः 8 भेदाः एतावता समपद्यन्त। वही बोलते हैं द्विविधस्य व्यंग्यस्य प्रत्येकम व्यंजनात्, प्रत्येक जो व्यंजक अर्थ है उससे 2-2 अर्थ व्यंग्य होंगे, वस्तु और अलंकार रूप। इस प्रकार से व्यंजन होने से, माने एक व्यंजक अर्थ से वस्तु रूप और अलंकार रूप 2-2 अर्थों की व्यंजना होने से अष्टमूर्ति ही। ठीक है, कहा अर्थशक्ति मूलः, तो यहाँ पर जो अष्टमूर्ति शब्द है ना, वह बहुव्रीहि है उसमें, और वह विशेषण है
द्वितीयोपि, यह जो प्रथमांत पद है ना द्वितीय, इसका विशेषण है। ठीक है, तो आप जानते हैं बहुव्रीहि समास जो होता है वह अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो यहाँ पर भी अष्टमूर्ति शब्द का अर्थ है अर्थशक्ति मूल ध्वनि। अष्टौ मूर्तयः अर्थात भेदाः यस्य, 8 भेद हैं जिसके ऐसा संपन्न होता है कौन? संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि का जो द्वितीय भेद है अर्थशक्ति मूल ध्वनि। अस्तु, इदानीम् अस्मिन् विमर्शे कश्चित् शङ्कते, तस्य समाधान बुद्धिः आचार्यः ग्रन्थं करोति। प्रतिभानिर्वर्तितत्वाविशेषात् च कवि तदुम्भित वक्तृप्रौढोक्तिनिष्पन्नयोः अर्थयोः न पृथक भावेन गणना उचिता। आप लोगों ने देखा होगा जब आप साहित्य दर्पण पढ़ते हैं अथवा काव्य प्रकाश पढ़ते हैं, उसमें भी चतुर्थोल्लास में आप देखते हैं संलक्षक क्रम व्यंग्य जो है उसका निरूपण। तो वहाँ पर आप देखते हैं अर्थशक्त्युद्भवत जो ध्वनि है अर्थात अर्थशक्ति मूल जो ध्वनि है उसके 12 भेद किए गए हैं। यहाँ पर पंडितराज 8 भेद कर रहे हैं। तो सहज प्रश्न होता है कि इस प्रकार से परंपरा प्राप्त जो संलक्षक क्रम व्यंग्य की भेद गणना है उसमें परिवर्तन पंडितराज क्यों कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न होता है। ठीक है, तो वहां पर आप देखिए क्या होता है। मम्मटादि आचार्य जो हैं वे 3 प्रकार के व्यंजक अर्थ मानते हैं। माने स्वरूप तो 2 ही होंगे, वस्तु रूप और अलंकार रूप व्यंजक अर्थों के, लेकिन प्रकृतियां 3 होती हैं। कौन कौन सी? तो कहते हैं लोक सिद्ध, अर्थात उसको वहां पर स्वतः संभवी कहा गया है। तो स्वतः संभवी है ना, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध और कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। ठीक है, तो कवि वाल्मीकि आदि के द्वारा निबद्ध जो रामादि वक्ता है तत्प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ भी व्यंजक होता है, ऐसा मम्मटादि आचार्यों का अभिमत है। ठीक है, इसीलिए वे 3 प्रकार के व्यंजक अर्थ मानते हैं। ठीक है, स्वतः संभवी, कवि निबद्ध, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। एक अर्थ तो ऐसा होता है जो कवि की ही चमत्कारिणी उक्ति से निष्पन्न होता है, लेकिन एक अर्थ ऐसा होता है जहां पर कवि के द्वारा प्रयुक्त जो वक्ता है, माने उस काव्य का जो पात्र है तन उसकी प्रौढ़ोक्ति से जो निष्पन्न होता है। कुछ अर्थ ऐसे भी होते हैं, जैसे कालिदास हुए कवि, उनके द्वारा निबद्ध वक्ता हुआ शकुंतला, और शकुंतला की उक्ति से निष्पन्न जो अर्थ होगा एक प्रकार का अर्थ वो भी व्यंजक बनता है। तो ऐसे मम्मटादि आचार्यों के मत में 3 व्यंजक होते हैं, लेकिन आचार्य जगन्नाथ यहाँ पर 2 ही व्यंजक अर्थ मान रहे हैं। एक तो स्वतः संभवी और दूसरा कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। तो ये कह रहे हैं कि प्रश्न होता है कि आप यहाँ पर कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध रूप जो मम्मटादि आचार्यों के द्वारा माना गया व्यंजक का भेद है उसको क्यों नहीं मानते हो? तो बता रहे हैं पंडितराज, उसमें हेतु देते हैं। प्रतिभा निर्वर्तितत्वम, हमने एक भेद तो माना है ना, क्या माना है? कवि प्रौढ़ोक्ति निष्पन्नत्व अथवा कवि प्रतिभा निर्वर्तितत्व। बोले हाँ, ये तो आपने माना है। तो बोल रहे हैं अब आपसे हमारा एक प्रश्न है। पंडितराज है ना परिपृच्छति, है ना पूर्व पक्षिणम, क्या पूछते हैं कि अब आप ये बताइए, आप जो 2 व्यंजक बता रहे हैं कि कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ एक होता है और उससे अलग एक होता है कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। बोले हाँ, ऐसे 2 अर्थ होते हैं व्यंजक। तो अब आपसे ये प्रश्न है हमारा कि क्या उन दोनों में कुछ विशेष है क्या? बोले कि ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। बोले हाँ, उन दोनों में कुछ भी विशेष नहीं है, उन दोनों में एक समान धर्म है। ठीक है, क्या है समान धर्म? तो प्रतिभा निर्वर्तितत्व,
जैसे कालिदास की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध अर्थ में तत्प्रतिभा निर्वर्तितत्व रूप सामान्य रहता है, उसी प्रकार से कालिदास के द्वारा निबद्ध शकुंतला की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध अर्थ में भी कालिदास प्रतिभा निर्वर्तितत्व रहेगा, है ना। तो कभी ऐसा तो है नहीं कि शकुंतला ने आकर के वो बात बोली है, भाई शकुंतला का तो नियोजन किया है कालिदास ने, और वो उक्ति भी वस्तुतः किसकी है, कालिदास की है। तो कालिदासीय प्रतिभा निर्वर्तितत्व दोनों अर्थों में है, कालिदास की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध साक्षात जो हो रहा है अर्थ उसमें भी है, और शकुंतला की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध जो अर्थ हो रहा है उसमें भी कालिदासीय प्रतिभा निर्वर्तितत्व है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कालिदास से अलग आकर के शकुंतला आई और अभिज्ञान शाकुंतलम में कुछ अपनी उक्ति लिख करके चली गई, ऐसा तो है नहीं। शकुंतला की भी उक्ति लिखी तो कालिदास ने ही है ना, वह भी कालिदास की प्रतिभा का ही तो परिणाम है। तो यथा कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धे व्यंजकेर्थे तत्प्रतिभा निर्वर्तितत्वं तिष्ठति, तथैव तन्निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्धे व्यंजकेर्थे अस्ति। अतः तादृशस्य कवि प्रतिभा निर्वर्तितत्व रूपस्य सामान्यस्य उभयोः अधिशेषात्, अर्थात सामान्यात्, दोनों में समान होने से, है ना, एक धर्म के हमने एक ही व्यंजक अर्थ माना है, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध रूप अर्थ को हम व्यंजक नहीं मानते। इदमस्ति समाधानम प्रथमम, पहला तो ये समाधान है। और अगर आप कहते हो कि नहीं भैया कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ जो है वह जब व्यंजक बनता है उसमें जितना चमत्कार होता है तदधिकः चमत्कारः कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्धे व्यंजकेर्थे आयाति, तो हम कहेंगे उसमें दूसरा भी समाधान दे रहे हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं देखिए। तो पहले तो बोला कि पृथक भावेन गणना न उचिता, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ से अलग आप मत मानिए कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ को, ठीक है, उसको भी कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध के अंतर्गत ही मानिए, क्योंकि उसमें भी कवि प्रतिभा निर्वर्तितत्व रूप सामान्य रहता है। ठीक है, यह युक्ति है। तो इसीलिए अलग से गणना नहीं करनी चाहिए, और हमने नहीं की इसीलिए हमने उसको 8 प्रकार का माना, उसको हमने 12 प्रकार का नहीं माना है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हमने 12 प्रकार का नहीं माना है। ठीक है, आगे बोलते हैं उम्भितोम्भितादेरपि भेदांतर प्रयोजकता पत्ते है। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि नहीं साहब कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ की अपेक्षा कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ जब व्यंजक होता है तो तद व्यंग्य जो अर्थ है उसमें अधिक चमत्कार होता है, तो हम ऐसे कहते हैं कि फिर बात केवल कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति तक ही क्यों रुके, माने कवि निबद्ध वक्ता तक ही क्यों रुके, फिर तो उससे आगे भी जा सकती है बात। मान लीजिए कालिदास के द्वारा निबद्ध वक्ता हुआ शकुंतला, हाँ, शकुंतला के द्वारा निबद्ध वक्ता हो गई अनसुईया, तो फिर तो अनसुईया की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध जो अर्थ है वो भी व्यंजक बनना चाहिए। ठीक है, फिर और मान लो फिर अनसुईया ने भी किसी को वक्ता को निबद्ध कर दिया, उसने भी किसी वक्ता को कोई विधान दे दिया, उस वक्ता की भी भेद जो उक्ति है उस उक्ति का से सिद्ध अर्थ भी व्यंजक अर्थ बनने लगेगा, फिर तो इसमें आनंद आ जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। वही कहते हैं उम्भितोम्भितादेरपि, उम्भितो नाम निबद्ध है ना, माने कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ, ऐसा अर्थ होगा। ठीक है, कवि के द्वारा निबद्ध वक्ता के द्वारा निबद्ध जो वक्ता है उस वक्ता की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध जो अर्थ है,
फिर तो उसकी भी व्यंजकता माननी चाहिए अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो। आचार्य मम्मट अथवा जो कोई भी आचार्य इस प्रकार से 3 व्यंजक मानते हैं, स्वतः संभवी कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्धक, तन्निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध रूप, उनको और भी मानना चाहिए फिर तो तन्निबद्ध वक्तृ निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ भी मानना चाहिए। अगर ऐसे ही चमत्कार की अपेक्षा से आप अधिक भेदों की कल्पना कर रहे हैं व्यंजक अर्थों में, तो वही कहते हैं उम्भितोम्भितादेरपि भेदांतर प्रयोजकता पते है। अधिक अन्य भेद की भी प्रयोजकता की आपत्ति होने से पृथक भावेन गणना न उचिता। ठीक है, ये दूसरा भी हेतु है कि इसलिए हम अलग से माने कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ से अतिरिक्त और कोई तन्निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध आदि अर्थ को व्यंजक नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो उसमें पूर्व पक्षी अब एक प्रश्न करेगा, ये जो बात बोली ना उम्भितोम्भितादेरपि, इसमें न च तस्यापि कव्युम्भितत्व अनपायात् तत्प्रयोज्य भेदांतर्गतत्वम एव इति वाच्यम। हाँ, अब जो पूर्व पक्षी है वो कहेगा कि भैया आप जो बोल रहे हो ना कि कवि निबद्ध वक्तृ निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ को भी व्यंजक मानना होगा, अगर आप ऐसे मानेंगे तो वहां पर हमारा ये कहना है कि कव्युम्भितत्वस्य अनपायात्, है ना। देखो, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध जो अर्थ है और कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध जो अर्थ है, अब ध्यान दीजिए यहां पर बात क्या हो रही है। आचार्य जगन्नाथ ने कहा कि अगर आप इस तरह से व्यंजकों के भेद को अधिक मानोगे तो आपको एक और भेद मानना होगा, तो 16 प्रकार का होगा फिर संलक्षक क्रम में जो अर्थशक्ति मूलक ध्वनि है, तो वो कौन सा होगा। तो इन्होंने आचार्य जगन्नाथ ने बोला कि एक आप मान रहे हो कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ, उसको आपको एक और मानना होगा अधिक उससे, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है कि कवि के द्वारा निबद्ध वक्ता के द्वारा भी एक वक्ता निबद्ध होता है, तो आपको वहां क्या मानना होगा, चतुर्थ व्यंजक कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ को भी व्यंजक मानना होगा। तो उसमें पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि नहीं, देखिए ऐसा नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ जो है और कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ जो आप बता रहे हो अधिक भेद, उन दोनों में कव्युम्भितत्व तो है ही ना। जैसे कव्युम्भितत्व कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध में अर्थ में है, माने कवि प्रतिभा निष्पन्नत्व, उसी प्रकार से तन्निबद्ध वक्तृ निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ में भी तो होगा कव्युम्भितत्व। उसमें उसका अपाय तो हुआ नहीं है, अनपाय माने रहना, अपाय माने हटना, ठीक है, वस्तु से दूर होना, उसको बोलते हैं अपाय। जैसा कि आप पढ़ते हैं ना कारक में, ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र है जो, तो अपाय शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु का दूर होना। तो कव्युम्भितत्व जो है वो दूर तो हुआ नहीं है उसमें, अर्थात दोनों में रहता है, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ में भी रहता है और तन्निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ में भी रहता है कव्युम्भितत्व। तो तस्य कव्युम्भितत्वस्य अनपायात् तत्प्रयोज्य भेदांतर्गतत्वम। तो ये बोल रहे हैं कि कव्युम्भितत्व होने से, माने कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ में भी कव्युम्भितत्व होने से कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध रूप जो भेद है उस भेद में ही उसका अंतर्भाव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह कव्युम्भित भेद है, ठीक है, जो प्रथम भेद है उसी में उसका अंतर्भाव हो जाएगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, नच का अन्वय करना है वाच्यम के साथ, ठीक है, इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रथमोम्भितस्यापि, क्योंकि जो पहला भेद मान रहे हो ना आप,
वो क्या है? कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ। वो भी कुछ अलग नहीं है कवि प्रौढ़ोक्ति से। वही बोल रहे हैं कि प्रथमोंभितस्यापि लोकोत्तर वर्णना निपुणत्व लक्षण कवित्वस्य अनपायात्। अरे भैया, कवि लोकोत्तर वर्णना निपुणत्व रूप जो काव्यत्व है अथवा कवित्व है, काव्यत्व नहीं कवित्व है, ठीक है, वो जैसे कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ में है, वैसे ही कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ में भी तो है। तो जैसे आप ये बोल रहे हो कि कव्युम्भितत्व के अनपाय होने से कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ का अंतर्भाव कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ में ही हो जाएगा, उसमें हम ये कह रहे हैं कि फिर इसको भी क्यों मानना है भाई? लोकोत्तर वर्णना निपुणत्व रूप जो कवित्व है वो जैसे कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ में है, वह उसी प्रकार से कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ में भी तो है। तो इस प्रकार से एक ही धर्म का अनपाय होने से कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ का अंतर्भाव कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ में ही कर दीजिए, फिर आपको तृतीय भेद मानने की आवश्यकता भी नहीं है। अर्थात यहां पर यह है कि जैसे आप चतुर्थ भेद का निराकरण कर रहे हैं कि चतुर्थ भेद का अंतर्भाव व्यंजक का जो तृतीय भेद है उसी में हो जाएगा, उसी युक्ति से हम आपसे ये कह रहे हैं कि उसी युक्ति से आपके द्वारा माना गया जो व्यंजक का तृतीय भेद है उसका अंतर्भाव द्वितीय भेद में कर लीजिए, है ना? क्यों गौरव करना है ना? ध्वनि इसमें अर्थ शक्ति मूल ध्वनि के भेदों में गौरव क्यों करना है? ठीक है, वही बोलते हैं कि लोकोत्तर वर्णना निपुणत्व कवित्व का परिभाषा भी दे दी देखो पंडित राज ने यहाँ पर। कवित्वम नाम लोकोत्तर वर्णना निपुणत्वम, लोकोत्तर वर्णना में जो निपुण होता है वो कवि होता है। तो उस प्रकार के कवित्व का जो है वो अनपाय उसमें भी हो रहा है, तृतीय भेद में भी। तो पृथक भेद प्रयोजकता अनुपपत्ति है, तो उसके चलते पृथक भेद की जो प्रयोजकता है वो अनुपपन्न हो जाती है, उसकी उपपत्ति नहीं होती। अर्थात कवित्व रूप धर्म के दोनों भेदों में समान होने से, माने कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ में भी कवित्व रहता है और तन्निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध जो व्यंजक है उसमें भी कवित्व रहता है। तो दोनों में कवित्व रहने के कारण पृथक भेद मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो अनुपपन्न है। ठीक है, इस प्रकार से निराकरण करते हैं। तो इससे पहले आपने जो साहित्य दर्पण अथवा काव्य प्रकाश में पढ़ा होगा संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि में अर्थशक्ति ध्वनि का निरूपण, उससे यहाँ ये वैलक्षण्य है। तत्र अर्थशक्ति ध्वनेः द्वादश भेदाः आकल्यन्ते, परंतु अत्र पंडितराजः अष्टावेव भेदान् मनुते अर्थशक्तिध्वनेः। अस्तु, एवं साकल्येन दश भेदोऽयं, सकलस्य भावः साकल्यं, तेन साकल्येन अर्थात मिला जुला कर, है ना, क्योंकि पहले दो भेद तो कर दिए हमने। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर केवल भेद जो गणना है ना उसमें सावधान रहना है, क्योंकि इसी में स्खलित हो जाती है मति, है ना, भेद गिनने में। तो ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं संलक्षक क्रम व्यंग्य अर्थात संलक्षक क्रम ध्वनि। तस्य दो भेदौ आस्ताम आदौ। कौन कौन उसके दो भेद थे? एक तो शब्द शक्ति मूल, एक अर्थ शक्ति मूल। तो शब्द शक्ति मूल ध्वनि के हमने दो भेद किए थे, वस्तु और अलंकार रूप, क्योंकि व्यंग्य जो होता है वो दो प्रकार का ही होता है। ठीक है, तो उसके हो गए दो भेद। अब शब्द में कोई भेद नहीं होता फिर कि वो शब्द किस प्रकार का होता है। जैसे अर्थ में व्यंजक के भेद हुए ना, शब्द में कोई भेद नहीं होता। ठीक है, वो अर्थ की ही प्रकृतियां होती हैं। तो शब्द शक्ति मूल ध्वनि के हो गए दो भेद, वस्तु रूप और अलंकार रूप। फिर
अर्थशक्ति उद्भवत ध्वनि जो है उसके 8 भेद हुए, वो आपको पता है 8 भेद कैसे होंगे। आप 4 व्यंजक बना लीजिए, ठीक है। उन 4 व्यंजकों से प्रत्येक व्यंजक अर्थ से 2-2 अर्थ व्यंग्य कर लीजिए, वस्तु रूप और अलंकार रूप। इस प्रकार से 8 भेद हो जाते हैं अर्थशक्ति उद्भवत ध्वनि के। तो इस प्रकार से 2 शब्द शक्ति उद्भवत ध्वनि के भेद, 8 अर्थशक्ति उद्भवत ध्वनि के भेद, कुल मिलाकर के संलक्ष्य क्रम ध्वनि जो होता है वह 10 प्रकार का हो जाता है, ठीक है। 10 भेदाः यस्य, यहां भी बहुव्रीहि समास है, ठीक है। अयम अर्थात अयम संलक्ष्य क्रम ध्वनि ही, यह जो संलक्ष्य क्रम ध्वनि है वह 10 भेद वाला हो गया, ठीक है। 10 भेदाः यस्य सः 10 भेदः, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा विचार होगा, ठीक है। शब्द शक्ति मूल ध्वनि को पहले निरूपण कर रहे हैं। तो वस्तुतः शब्द शक्ति मूल ध्वनि होता क्या कहां पर है ये समझ लीजिए। जहां पर नानार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, एक तो वहां होता है। ऐसे 2 प्रकार का होता है शब्द शक्ति मूल भी, ये अभिधा मूल और लक्षणा मूल, ठीक है। उसमें जो अभिधा मूल है उसका बता रहे हैं, वो भी 2 प्रकार उसके हुआ शब्द शक्ति मूल। उसमें जो अभिधा मूल है वो कब होता है तो समझ लीजिए। यत्र कश्चित वक्ता नानार्थकम शब्दम प्रयुंक्ते, ठीक है। नाम कमपि तात्पर्य विषयीभूतम अर्थम विवक्षुः व्यंग्य रूपेण कमपि अर्थम विवक्षुः वक्ता यत्र तस्य अर्थस्य वाचकं नानार्थकं पदं यदि प्रयुंक्ते तदा तादृशस्थले अर्थात नानार्थक शब्द प्रयोगस्थले अयम ध्वनि भेदः भवति। वहां पर नानार्थक शब्द के स्थल में ये ध्वनि होता है। लेकिन ये बात समझ लीजिए आप कि जब भी नानार्थक शब्द का प्रयोग होगा तो ध्वनि होगी, ऐसी बात नहीं है। अगर नानार्थक शब्द के स्थल में जो तात्पर्य विषयीभूत अर्थ है उसके बोध के उपरांत कोई अर्थ वहां पर अप्रस्तुत रूप में अप्राकरणिक अर्थ के रूप में उपस्थित हो रहा है तो वह अर्थ वहां पर व्यंग्य होगा, ठीक है। तभी ध्वनि होगा। सभी स्थलों में नानार्थक शब्द के प्रयोग में ध्वनि हो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आजकल तो बहुत होता है ऐसा, लोग व्यवहार में डबल मीनिंग शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रायः वहां पर क्या होता है, वो व्यंग्य अर्थ जो होता है वह अश्लील होता है, ठीक है। तो ऐसा ही बता रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले तो भेद गणना कर दिए, क्या है 10 भेद होते हैं। अब ये शब्द शक्ति मूल में जो नानार्थक शब्द के प्रयोग स्थल में जो शब्द शक्ति मूलक ध्वनि होता है, वस्तु रूप या अलंकार रूप जो भी हो, उसका निरूपण करने के लिए यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। तत्र केचिदाहुः वस्तुतः किमस्ति प्रसंगेस्मिन् अनेकान् वादान् अत्र पंडितराजः उपस्थापयति। अतः तत्र तेषां वादिनां मतं निरूपयता आचार्येण पंडितराजेन केचित् इत्यादि पदानि प्रयुज्यन्ते, ठीक है। तो वहां पर कुछ आचार्यों का ऐसा मत है, ऐसा कहकर के पहला मत देते हैं नानार्थक स्थल के शाब्दबोध के विषय में। ये बहुत अच्छा प्रकरण है, इसको आप सब ध्यान से पढ़िएगा। नानार्थक शब्द के स्थल में किस प्रकार से शाब्दबोध होता है ये बता रहे हैं पंडितराज, ठीक है। उसमें कई मत हैं, प्रत्येकं मतस्य यह समीक्षां विदधानः सिद्धांतम उपस्थापयिष्यति। अस्तु। तत्र केचिदाहुः, वहां पर कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं नानार्थक शब्द के प्रयोग स्थल में शाब्दबोध कैसे होता है। उनमें कुछ आचार्यों का मत है, देखिए। नानार्थस्य शब्दस्य नाना अर्थाः यस्य, ठीक है। नाना अर्थात भिन्न जातीयाः अर्थाः यस्य, क्योंकि नाना अर्थ तो ऐसे भी हो जाएंगे, शब्द तो
एक ही होता है, लेकिन उसकी शक्ति कितने अर्थों में होती है ना। लेकिन यहाँ पर नाना शब्द का अर्थ है भिन्न जातीय, ठीक है। तो भिन्न जातीय अर्थ हैं जिसके, ऐसा शब्द कहलाएगा नानार्थक शब्द, ठीक है। नानार्थस्य शब्दस्य सर्वेषु अर्थेषु संकेतग्रहस्य तुल्यत्वात्। हाँ, ये समझ लीजिए, नानार्थक शब्द जो होता है उसका ऐसा नहीं है कि एक अर्थ में संकेत कम है, एक अर्थ में संकेत ज्यादा है, तो जिस अर्थ में संकेत ज्यादा है उसका ज्ञान पहले हो जाएगा, जिस अर्थ में संकेत कम है उस अर्थ की उपस्थिति बाद में होगी, ऐसी बात नहीं है। नानार्थक जो शब्द होते हैं उनकी शक्ति, उनका जो संकेत है, शक्ति ग्रह है, वह सभी अर्थों में समान होता है, तुल्य होता है, ठीक है। जैसे हरि शब्द है, तो हरि शब्द जो है वह अमर, उसका जो शक्ति ग्रह है वह अमर कोश के द्वारा सभी अर्थों में, इंद्रादि अर्थों में, वनरादि अर्थों में तुल्य है, ठीक है। तो संकेत ग्रहस्य सर्वेषु अर्थेषु कोशादिना शक्ति ग्राहकान्यतमेन तुल्यत्वात्, संकेत ग्रह से तुल्यत्वात्। संकेत ग्राहक जो होते हैं, ठीक है, संकेत ग्राहकों में कौन है, वो कारिका है ना कि कोशाप्त वाक्याद् व्यवहारतश्च शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद् व्यवहारतश्च सान्निध्यतः सिद्धपदश्च वृद्धाः वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति। इनमें से ये शक्ति ग्राहकों का संग्रह है। इन शक्ति ग्राहकों में से सभी अर्थों में, उस शब्द के सभी अर्थों में संकेत ग्रह जो होता है वह तुल्य होता है। तुल्य होने से श्रुत मात्र एवं, उस शब्द के सुन लेने मात्र पर, ठीक है, जैसे ही पद ज्ञान हुआ, तस्मिन श्रुत मात्रे तस्मिन, तस्मिन नाम नानार्थके शब्दे श्रुत मात्रे, जैसे ही आपको नानार्थक शब्द की श्रुति होती है। अब ये नानार्थक शब्द कैसा है, यस्य नानार्थकस्य शब्दस्य सर्वेषु भिन्न जातीयकेषु अर्थेषु संकेतः तुल्यः अस्ति, तादृशस्य नानार्थकस्य शब्दस्य श्रुतौ जायमानायामेव सकलार्थानाम उपस्थितौ। पहले क्या होता है, सकलार्थों की उपस्थिति होती है, ठीक है। आप लोग जानते हैं शाब्दबोध का क्रम होता है, पदज्ञानम तु करणम द्वारम तत्र पदार्थधीः शाब्दबोध फलम तत्र शक्तिधि सहकारिणी, यह कारिका है, ठीक है, मुक्तावली की। तो यहां पर ये क्रम होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें पदज्ञान होता है, पदज्ञान के बाद है ना शक्ति स्मरण होता है, और उसके बाद अर्थ की उपस्थिति होती है। अर्थ उपस्थित जो अर्थ होता है उसमें आकांक्षा योग्यता सन्निधि के कारण फिर शाब्दबोध होता है, ठीक है, ये क्रम होता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पदज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पदज्ञान जो होता है वो शाब्दबोध में करण होता है, ठीक है। तो पहले बोलते हैं कि पहले पदज्ञान हो गया, श्रुतमात्रे तस्मिन्, ये पदज्ञान हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सकलार्थानाम उपस्थितिर्जायते, सकलाः अर्थाः उपतिष्ठन्ति तेन पदज्ञानेन, तस्य शब्दस्य यावन्तः अर्थाः संकेतिताः सन्ति। जितने संकेतित अर्थ हैं सभी उपस्थित होते हैं, पहली उपस्थिति हो रही है, ध्यान रखना ये, ठीक है। तस्याम उपस्थितौ सत्याम सकलार्थ विषयिण्याम उपस्थितौ सत्याम शब्दस्यास्य कस्मिन् अर्थे तात्पर्यमिति संदेहो जायते। क्योंकि देखिए नानार्थ विषयक शाब्दबोध नहीं हो सकता, ठीक है, एक शब्द से नानार्थ विषयक शाब्दबोध नहीं हो सकता। अब शाब्दबोध किस पर अधीन होता है, तो शाब्दबोध होता है उपस्थिति पर अधीन, है ना। यद प्रकारिका यद विशिष्य का उपस्थिति होती है तत्प्रकारक तद विशिष्य शाब्दबोध होता है। तो अब ये ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर उपस्थिति जो करनी है शाब्दबोध के लिए, शाब्दबोध का आग्रह है, क्योंकि शाब्दबोध जो होता है वो एक विशिष्यक होना चाहिए। एक शब्द का जो शाब्दबोध होगा वो एक विशेषक होना चाहिए, क्योंकि अगर एक शब्द का शाब्दबोध अनेक विशेषक हो गया तो वहां पर अप्रामाण्य हो जाएगा उस बोध में, ठीक है। अगर आपको एक शब्द के दो ज्ञान होने लगे, एक शब्द से दो अर्थों के ज्ञान होने लगे, तो आप
प्रवृत्ति या निवृत्ति दोनों में ही आपकी दोनों ही नहीं होंगे, आप में आपको ज्ञान ही नहीं होगा, है ना, संदेह बना रहेगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई शब्द बोला गया आपसे, है ना, कि हरिः अस्ति, अब हरि शब्द के जितने अर्थ हैं तो 10-15 अर्थ हैं हमारे कोश में, तो क्या आपको ऐसा ज्ञान होता है, आपका अनुभव क्या कहता है कि आपको सभी अर्थ की उपस्थिति होती है क्या, कि यहाँ पर बंदर भी है, इंद्र भी है, भगवान विष्णु भी हैं? ऐसा तो नहीं होता है। भले ही आपको वहां पर प्रकरण से, देश के कारण, वो समय कैसा है, वो वाक्य कब बोला गया है, उस किसी के कारण भी हो, लेकिन होता तो एक ही अर्थ का ज्ञान है ना, कि यहाँ पर वानर है, कि यहाँ पर विष्णु है, कि यहाँ पर इंद्र है, या जो कोई और अर्थ है हरि शब्द का। ऐसा तो नहीं होता कि अत्र हरि शब्दस्य यावन्तः अर्थाः सन्ति ते सर्वेपि अत्र सन्ति इति बोधस्तु न जायते अस्माकं, इदम आनुभविकम् अस्ति अस्माकं, है ना, ये हमारा अनुभव है। तो जो बोध होता है वो तो एक विशेषक ही होता है ना। तो यहां पर अब ये समस्या है कि जब एक शब्द के सुनने से अनेक अर्थों की उपस्थिति होने लग गई, क्योंकि पहले मत में क्या होता है, पहली जो उपस्थिति होती है वो सकलार्थ विषयणी होती है, ठीक है। तो पहली उपस्थिति हुई, तो अब आपको शाब्दबोध कैसा करना है, एक विशेषक करना है, एक पदार्थ का ही करना है। जितने अर्थ आपकी स्मृति में, उपस्थिति में उपस्थित हुए हैं, अर्थोपस्थिति में विषय बन रहे हैं, उन सभी का तो शाब्दबोध आप नहीं कर सकते। तो क्या होता है, आपको पहले तात्पर्य का संदेह होता है ना, कस्मिन् अर्थे तात्पर्यम, इस प्रकार का संदेह होता है, ठीक है, कि वक्ता यहाँ पर हरि शब्द के किस अर्थ को कहना चाह रहा है, ऐसा आपको संदेह होता है, तात्पर्य का संदेह होता है, मैंने तात्पर्य विषयक संदेह होता है, ठीक है। उस तात्पर्य का स्वरूप क्या है, तो तात्पर्य भी तो एक ज्ञान है ना, तो उसका आकार है शब्दस्यास्य अनेन वक्त्रा प्रयुक्तस्य अस्य शब्दस्य हरीति शब्दस्य कस्मिन् अर्थे तात्पर्यम् इत्याकारकः संदेहः जायते, ठीक है। इस प्रकार का संदेह होता है श्रोता में, ठीक है। इस प्रकार का संदेह होने पर इति संदेहे च सति, फिर क्या होता है, प्रकरणादिकं तात्पर्य निर्णायकं पर्यालोचयतः, फिर आपको पता चला कि ये तो मंदिर में है हम, और मंदिर में ये व्यक्ति बोल रहा है, माने मंदिर में, ये तो देश का हो गया, खैर, कि मान लो प्रकरण चल रहा है, कि भगवान की कथा का प्रकरण चल रहा है, भगवान की कथा के प्रकरण में हरि यह शब्द बोला गया है, तो आप क्या करते हैं, आप वहां पर प्रयुक्त हरि शब्द का अर्थ का, तात्पर्य का निर्णय होता है आपको कि अच्छा, यहां पर इस वक्ता के द्वारा हरि शब्द का जो तात्पर्य है वह विष्णु रूप अर्थ में है। ऐसा आपको कब पता चलता है, जब आप प्रकरण का पर्यालोचन करते हैं, ठीक है। तो प्रकरणादिकम तात्पर्य निर्णायकम, तात्पर्य का निर्णय कराने वाले जो प्रकरणादि हैं, अब प्रकरणादि में भी बहुत सारे हैं, वहां पर भर्तृहरि की कारिका है, उसको हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, संयोगो विप्रयोगश्च। लेकिन उसको समझिए कि प्रकरणादि जो तात्पर्य का निर्णय कराने वाले हैं, उनमें से उनका जब हम पर्यालोचन करते हैं, तो तस्य पर्यालोचयतः जनस्य पुरुषस्य, तात्पर्य का संदेह होने पर प्रकरणादि का पर्यालोचन करने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष के सति तन्निर्णये, तात्पर्य का निर्णय होता है फिर कि अच्छा, इदं प्रकरणं तु भगवतः वासुदेवस्य कथायाः अस्ति, अतः विष्णोः कथायाः प्रकरणस्य अत्र सत्वात् अस्मिन् प्रकरणे प्रयुक्तस्य हरिशब्दस्य अर्थः विष्णुः इति उपस्थितेषु सकलेषु अर्थेषु हरिशब्दस्य सकलेषु अर्थेषु विष्णुरूपार्थे तात्पर्य निर्णयं गृह्णाति करोति कः, श्रोता। फिर श्रोता को तात्पर्य का निर्णय होता है। उसके बाद तदात्मक पद ज्ञान जायाः, उसके बाद वह जो तात्पर्य निर्णय रूप पद ज्ञान है, क्योंकि देखिए पहला जो पद ज्ञान हुआ था ना, वह तो अब
नहीं रहेगा, क्योंकि पदक ज्ञान जो होता है वह तो क्षणद्वयावस्थायी होता है। तो अब पहला जो पदक ज्ञान हुआ था उसके बाद सकलार्थ की उपस्थिति हुई, उसके बाद उसमें तात्पर्य का संदेह हुआ, फिर तात्पर्य का निर्णय हुआ। तो अब जो पहला पदक ज्ञान है वो तो नहीं उपस्थित है यहाँ पर, और बिना पदक ज्ञान के अर्थोपस्थिति हो नहीं सकती। तो तात्पर्य निर्णय का जो ज्ञान है उसी को यहाँ पर पदक ज्ञान मान रहे हैं। ठीक है, तदात्मक अर्थात तात्पर्य निर्णयात्मक पदक ज्ञानम यदस्ति तेन जाया, उससे उत्पन्न जो एकार्थ मात्र विषयणी उपस्थिति है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही वक्ता श्रोता को तात्पर्य का निर्णय होता है कि अस्तु वक्तुः प्रकरणेस्मिन् वक्त्रा प्रकरणेस्मिन् प्रयुज्यमानस्य अस्य पदस्य अनेकार्थकस्य पदस्य अस्मिन्नर्थे तात्पर्यम् इति तात्पर्य निर्णये सति विष्णुरूपार्थ विषयिणी पुनः उपस्थितिर्जायते। फिर वहां पर एकार्थ मात्र विषयिणी उपस्थिति पुनः होती है। ठीक है, ये दूसरी उपस्थिति है, ध्यान रखना। ठीक है, तो विषयायाः पुनः पदार्थोपस्थिते है। ठीक है, फिर से एक पदार्थोपस्थिति होती है जिसमें एक ही अर्थ जो है वह विषय बनता है। पहले जो उपस्थिति हुई थी, प्राथमिक की जो उपस्थिति हुई थी, उसमें अनेकार्थक शब्द के जितने अर्थ थे सभी विषय बन रहे थे। ठीक है, तो इदानीम इयं द्वितीया उपस्थितिर्जायते यत्र तात्पर्य निर्णयात्मकेन पदज्ञानेन एक एव अर्थः विषयीक्रियते। ठीक है, उसके बाद अनंतरम अन्वय बोध, उसके बाद होता है अन्वय बोध, माने शाब्द बोध। क्योंकि शाब्द बोध तो आपको एक ही अर्थ का होना है, तो आपको उसके लिए उपस्थिति भी एकार्थ विषयनी चाहिए, क्योंकि उपस्थिति और शाब्द बोध में समान विषयकत्व नियम होता है। ठीक है, जो विषय है, विषय माने प्रकार और विशेष्य दोनों, यत् प्रकारिका यद विशेषिका च उपस्थितिर्भवति तत्प्रकारकः तद्विशेषकश्च शाब्दबोधः इति सार्वत्रिकः नियमः अस्ति। अर्थात सर्वेषु शास्त्रेषु अयं नियमः पाल्यते। अस्तु, अतः अस्य नियमस्य आग्रहेण एकार्थमात्र विषयकस्य शाब्दबोधस्य कृते एकार्थमात्र विषयिणी उपस्थितिरपेक्षते। ठीक है, तो यहाँ पर एकार्थमात्र विषयिणी उपस्थिति होती है और उसके बाद एकार्थ विषयक शाब्दबोध हो जाता है। इति न, यह पहला सिद्धांत है। अब यहाँ पर मैं आपको सारी घटनाएं जो हुई ना वो क्रम से बताऊंगा और उसको आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले नानार्थक शब्द का प्रयोग किया किसी ने। ठीक है, उसके बाद नानार्थक शब्द की स्तुति हुई, पदक ज्ञान हुआ। ठीक है, उसके बाद पहला है क्रम, क्या है, पदक ज्ञान। नानार्थकस्य शब्दस्य पदक ज्ञानम प्रथमः क्रमः अस्ति, प्रथमं सोपानम अस्ति। इस सिद्धांत के अनुसार पहला क्रम क्या है, नानार्थक शब्द का पदक ज्ञान होना। उसके बाद नानार्थ विषयिणी उपस्थिति होगी, दूसरा। तीसरा उसके बाद होगा संदेह। ठीक है, तात्पर्य का संदेह होगा श्रोता को तीसरे क्रम में कि यहाँ पर वक्ता का तात्पर्य इस शब्द के किस अर्थ में है, ऐसा संदेह होगा, यह तृतीय क्रम में होगा। उसके बाद प्रकरणादि के पर्यालोचन से, ठीक है, प्रकरणादि का पर्यालोचन भी जोड़ सकते हैं कि वो श्रोता जो है वो प्रकरणादि का पर्यालोचन करेगा चौथे क्रम में। उसके बाद उसको प्रकरणादि के पर्यालोचन के बाद पांचवें क्रम में क्या होगा, तात्पर्य का निर्णय होगा, संदेह के नाश हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्रम ये हुआ। फिर उसको छठवें क्रम में पुनः क्या मानना है, पदक ज्ञान मानना है। ठीक है, उसके बाद सातवां क्रम क्या होगा, तो एकार्थ मात्र विषयनी दोबारा उपस्थिति होगी। ठीक है, एक तो पहले उपस्थिति हो चुकी है जिसमें सभी अर्थ विषय बन रहे थे, अब एकार्थ मात्र विषयनी उपस्थिति उसको दोबारा होगी, ये सातवां क्रम है। उसके बाद आठवें क्रम में जाकर के उसको शाब्दबोध होता है। अस्तु तर्हि इमे क्रमाः इमानि सोपानानि भवद्भिः स्मरणीयानि सन्ति। यत् अस्मिन् प्रथमे मते नानार्थक
शब्द प्रयोग स्थले शाब्दबोधस्य ये वादाः सन्ति, सिद्धान्ताः सन्ति, तत्र प्रथमे वादे अयं क्रमः अस्ति। ठीक है, और इस मत की ये विशेषता है कि ये दो उपस्थिति मानते हैं। पहली उपस्थिति नानार्थ विषयणी होती है और द्वितीय उपस्थिति जो होती है वह एकार्थ विषयणी होती है। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न होता है कि अस्मिन्नये द्वितीयायाः पदार्थोपस्थितेः प्राथमिक्या इव कुतो न नानार्थ गोचरता। ध्यान दीजिए, यहां पर दो उपस्थितियां हो रही हैं, जिसमें पहली जो उपस्थिति है वो नानार्थ विषयणी है। ठीक है, और द्वितीय जो उपस्थिति है वो एकार्थ विषयणी है। ठीक है, तो यहां प्रश्न ये होता है कि पहले द्वितीय उपस्थिति जो है उसमें पहली उपस्थिति के समान नानार्थ गोचरता, नानार्थ विषयता क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, उसकी नानार्थ विषयता क्यों नहीं है, यह प्रश्न होता है। ठीक है, जैसे पहली उपस्थिति नानार्थ विषयणी हो रही है, वैसे दूसरी भी उपस्थिति को नानार्थ विषयणी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। द्वितीय उपस्थिति तो कैसी हो रही है, एकार्थ मात्र विषया हो रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पदज्ञान तो पद तो समान है, और उपस्थिति किससे होती है, पदज्ञान से होती है ना। तो जब पदज्ञान का विषय जो पद है वह जब एक है, समान है, तो उसी समान पद से, समान पद विषयक ज्ञान से होने वाली उपस्थिति में भेद क्यों हो रहा है कि एक बार जब पदज्ञान से उपस्थिति हो रही है तो वह नानार्थ विषयणी हो रही है, और जब वही उपस्थिति दोबारा हो रही है तो उसमें एक अर्थी विषय बन रहा है, माने एकार्थ विषया ही हो रही है, नानार्थ विषया नहीं हो रही है। उसमें क्या युक्ति है? कुतो न इति, इसमें बोलते हैं प्रकरणादि ज्ञानस्य तदधीन तात्पर्य निर्णयस्य वा, है ना। देखिए, पदार्थोपस्थितौ प्रतिबंधकत्वं वाच्यम। ठीक है, पदार्थोपस्थिति का अर्थ यहां पर करना चाहिए नानार्थक पदार्थोपस्थितौ। ठीक है, नानार्थक पदार्थोपस्थिति नहीं हो रही है ना द्वितीय उपस्थिति, तो किसी की प्रतिबंधकता मान लीजिए, है ना। अगर कारण सामग्री के समवधान में, कारण सामग्री के सद्भाव में कार्य नहीं होता है तो वहां पर किसी की प्रतिबंधकता माननी चाहिए आपको, है ना। तो प्रतिबंधकत्वं तत्र वक्तव्यम भवति। तो प्रतिबंधकत्व का लक्षण तिनकरी जो है ना, मुक्तावली की जो टीका है उसमें ऐसा लिखते हैं, शक्ति के अतिरिक्त पदार्थत्व खंडन के कारणीभूता भाव प्रतियोगित्वम प्रतिबंधकत्वम। ठीक है, तो आप जानते हैं कार्य सामान्य के प्रति कोई अभाव होता है जो कारण होता है उसका। ठीक है, किसी का अभाव होता है जो कारण होता है। तो जिसका अभाव कारण हो किसी कार्य के प्रति, उस कार्योत्पत्ति में उस पदार्थ को हम प्रतिबंधक कहते हैं। ठीक है, जैसे दाह के प्रति मणि जो है ना, चंद्रकांत मणि, उसका अभाव जो है वो कारणीभूता भाव है। ठीक है, तो कारणीभूता भाव हो गया चंद्रकांत मणि का अभाव, और तद अभाव प्रतियोगित्व आ गया मणि में, इसीलिए मणि जो होता है वो दाह का प्रतिबंधक कहलाता है। उसी प्रकार यहां पर देखिए, नानार्थक पदार्थोपस्थिति है कार्य। ठीक है, और उसका कारण कौन है? तो पदज्ञान है, तो वो तो यहां पर है, लेकिन फिर भी नानार्थक पदार्थोपस्थिति नहीं हो रही है। तो उसका कारणीभूता भाव कौन है? तो प्रकरणादि ज्ञान का नहीं होना अथवा तात्पर्य निर्णय का नहीं होना। तो तात्पर्य निर्णया भाव हो गया नानार्थक पदार्थोपस्थिति में कारणीभूता भाव, अथवा प्रकरणादि ज्ञान हो गया नानार्थक पदार्थोपस्थिति में कारणीभूता भाव, और तादृश कारणीभूता भाव प्रतियोगित्व जो है वो आ गया प्रकरणादि ज्ञान में और
तात्पर्य निर्णय में। तो इस प्रकार से अनार्थक पदार्थोपस्थितिं प्रति कारणीभूताभावः अस्ति प्रकरणादिज्ञानाभावः अथवा तात्पर्य निर्णयाभावः तादृशाभाव प्रतियोगित्वं च प्रकरणादिज्ञाने उत तात्पर्य निर्णये अस्ति इति तात्पर्य निर्णयस्य अथवा प्रकरणादिज्ञानस्य नानार्थक पदार्थोपस्थितौ प्रतिबंधकत्वम् अस्ति। तो आप क्या कीजिए, तात्पर्य निर्णय अथवा प्रकरणादि ज्ञान की प्रतिबंधकता मान लीजिए, ठीक है। तो क्या नहीं होगा, नानार्थक द्वितीय जो उपस्थिति हो रही है ना, उसकी नानार्थक गोचरता की आपत्ति नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रतिबंधक है प्रकरणादि ज्ञान अथवा तदधीन तात्पर्य निर्णय, ठीक है। एतावता अलम् अद्यतनपाठेन पुनः अस्मिन्नेव विषये इतोपि किञ्चित् अस्ति वक्तुमिष्टं, तदहम् आगामिनि पाठे अभिधास्ये।